तो यहाँ से आपको इम्पिडेंस की वैल्यू मिल गई है 22.37, मैग्नीट्यूड और एंगल है 63.43। फेज एंगल पूछा था, फेज एंगल हम ऊपर ही निकाल चुके, तो फेज एंगल की वैल्यू जो है आ रही है 63.43। जो एंगल यहाँ पे मिल रहा है वही आपका फेज एंगल है, विच इज 63.43। पावर फैक्टर, तो एंगल मिल गया है तो पावर फैक्टर cos 63.43 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा 0.447 लैगिंग। पावर कंज्यूम, तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव होता है, V हमें मालूम है, I भी मालूम है, कॉस फाइव हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 199.81 वाट। So this is actually a numerical of transformation of rectangular to polar और polar to rectangular। यहाँ पर इस तरीके से भी है, तो इजी न्यूमेरिकल वही सारी चीज़ें जो पहले फाइंड आउट कर रहे थे, बस वोल्टेज और करंट यहाँ पर जो एसी की वैल्यूज़ हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन थी। आगे देखते हैं। एन आरएमएस वोल्टेज ऑफ 100 एंगल 0 इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ Z1 एंड Z2। तो दो इम्पिडेंस हैं Z1 एंड Z2 वो सीरीज में है। ये हमने लगाया Z1 और ये लगा दिया Z2, और ये दोनों कैसे लगे हैं सीरीज में, और किसके साथ लगे हैं सीरीज में 100 एंगल 0 के साथ। द इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z1 इज नोन टू बी 40 एंगल -30। तो Z1 जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 40 एंगल -30, ये गिवन है। तो ये Z1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। फाइंड द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ Z2। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सीरीज में है और आपको Z1 Z2 की वैल्यू मालूम है, और जो इम्पिडेंस है वो सीरीज में वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं। मतलब अगर सीरीज में है तो रिजल्टेंट जो है वो हो जाएगा Z1 + Z2 लाइक R1 + R2, और अगर पैरेलल में है तो रिजल्टेंट हो जाएगा Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2 विच इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पर क्योंकि ये सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा और इफेक्टिव वैल्यू होगी Z की वो Z1 + Z2 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये सीरीज में है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा वो दोनों में कैसा होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये I जो है इसमें भी जाने वाला है और इसमें भी जाने वाला है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो अब इतना कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गिवन है हमको V इक्वल टू 100 एंगल 0, Z1 की वैल्यू 20 एंगल 30 ओम्स, V1 की वैल्यू विच इज़ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z1 इज 40 एंगल -30। तो यहाँ पर हम पहली चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं I, मतलब इस सर्किट का टोटल करंट। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर करंट कोई सा भी आप फाइंड आउट करें, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो वो एक ही करंट होगा। तो I, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए V1 और Z1 दोनों मालूम है, तो अगर हम V1 और Z1 को डिवाइड कर देते हैं तो विल बी इक्वल टू करंट, और जो करंट है वो एक ही होने वाला है। अब उसको आप I1 और I2 नहीं बोल सकते, और अगर I1 I2 बोलेंगे भी तो I1 I2 और I सब इक्वल है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो यहाँ से हमने V1/Z1 करके वैल्यू निकाल ली है करंट की, विच इज़ टोटल करंट ऑफ दी सर्किट, क्योंकि सीरीज है। तो अगर हमको करंट मिल गया है टोटल, तो यहाँ से हम टोटल Z इक्वल टू V/I करके हम यहाँ पर Z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी हो गई V/I। V इज 100 एंगल 0 एंड I इज 2 एंगल -60। तो यहाँ पर हमको अब मिल गया है Z, और हमारे पास पहले से था Z1, और हमको अब फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ Z2। तो अगर Z इक्वल टू Z1 + Z2 है, सीरीज में है, Z1 हमारे पास आ गया है, Z भी आ गया है, तो Z और Z1 को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा Z2 विच इज दिस। तो Z और Z1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद Z2 की जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो मिल रही है 7.68 + 33.3 J।
तो यहाँ पर रिएक्टिव कंपोनेंट की बात की है इन्होंने फाइंड आउट करने की। तो क्योंकि हमारे पास Z2 आ चुका है, तो अब Z2 में हम इस Z2 में रिएक्टिव कंपोनेंट देखें तो ये जो R प्लस जो कोई भी इम्पिडेंस है वो इस तरीके से डिनोट होता है, R प्लस JX। तो ये वाला जो टर्म होता है जो रियल होता है वो होता है रेजिस्टिव टर्म विच इज 7.68 हेयर, एंड जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो हमेशा इमेजनरी होता है, यानी कि इमेजनरी के साथ होता है। J के साथ 33.3 है, तो आपका 33.3 ओम जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट हो गया हेयर इन केस ऑफ Z2, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहते और इस सर्किट को हम ड्रॉ कर पाते, और यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अगर हम निकाल पाते कि करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है, तो दैट विल बी ऑल। नेक्स्ट देख रहे हैं न्यूमेरिकल, अ सीरीज सर्किट कंज्यूम्स 2 किलो वॉट। अब वॉट पावर जैसी आपने यूनिट देखी तो आप समझ जाइए ये आपको एक्टिव पावर की वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर एक्टिव पावर की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 किलो वॉट एट 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर। 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पूरा दे दिया है, इसका मतलब आपको पावर फैक्टर की वैल्यू ही दे दी है पूरी की पूरी। यहाँ पर 0.5 एंगल नहीं है, ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज 0.5 व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो वी की वैल्यू गिवन है आपको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट केवीए। केवीए, अब केवीए देखें तो केवीए क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर जो है वो किसकी यूनिट है, वो एपरेंट पावर की यूनिट है। तो यहाँ आपको केवीए पूछा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये एस पूछ रहा है विच इज एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर हम फाइंड आउट करना है। KVAR मतलब यहाँ पर आपसे VAR मतलब किसकी यूनिट है, वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव किसकी यूनिट है, रिएक्टिव पावर की। तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर भी पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है करंट ड्रॉन, तीसरी चीज़ पूछ रहा है करंट ड्रॉन। तो हम फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। देखें तो यहाँ पर हमको गिवन था V इक्वल टू 230 वोल्ट, ठीक है, और P की वैल्यू भी गिवन है, मैंने लिखी थी अभी। P की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 किलो वॉट विच इज़ एक्टिव पावर, और पावर फैक्टर की वैल्यू भी गिवन थी विच इज़ 0.5 लीडिंग। तो यहाँ पर हम पहले KVA निकालने के लिए इस फॉर्मूले में से अननोन चीज़ें निकाल लेते हैं जो हमको गिवन है। फॉर्मूला मालूम है P इक्वल टू VI cos phi विच इज़ फॉर्मूला ऑफ एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर में हमको एक्टिव पावर गिवन है P, तो यहाँ पर हम P की वैल्यू रख देते हैं 2 किलो वाट। 2 किलो वाट मतलब 2000 वाट, 2000 रख दिया। V की वैल्यू हमें मालूम है, I हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्योंकि करंट ड्रॉन फाइंड आउट करना है तो यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी, और cos phi की वैल्यू सीधे सीधे 0.5 रख देंगे यहाँ पर। तो आपको I की वैल्यू मिल जाती है 17.39, जो आगे काम आएगी KVA और KVAR में। तो पहली चीज़ हमको मिल गई है विच इज़ इन दी नंबर 3 हेयर करंट ड्रॉन। तो करंट ड्रॉन इज 17.39 एम्पियर। अब आपसे एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करनी है। तो आपका एपरेंट पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है S इक्वल टू V इंटू आई, और एक्टिव पावर के फॉर्मूले से देखें तो हम एक्टिव पावर में VI को हम लिख सकते हैं P बाय cos phi ये, और P की वैल्यू हमें मालूम है और cos phi की भी वैल्यू मालूम है। तो P और cos phi, P इज़ 2000 एंड cos phi इज़ 0.5, ये वैल्यू रख देते हैं। तो 4000 VA और 4 KVA हमको मिल जाता है एपरेंट पावर हियर। तो यहाँ से हम चाहें तो phi की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 0.5 cos phi की वैल्यू क्योंकि आपको गिवन है सीधे सीधे 0.5। तो अगर हमें फाइंड आउट करनी है phi की वैल्यू तो हो जाएगा cos इनवर्स 0.5 विच इज़ देन 60। ये इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि आपको अब रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करना है, और रिएक्टिव पावर में आता है sin phi। तो V और I तो हमें मालूम है, लेकिन sin phi के लिए हमको एंगल मालूम होना चाहिए था, तो हमने 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर से
विच इज़ cos फाई। वहाँ से एंगल की वैल्यू 60 डिग्री फाइंड आउट कर ली और यहाँ पर पुट कर दी। तो वी आई साइन फाई में वी आपका 230 है, आई है 17.39 और साइन 60, तो ये हो गया आपका 3.464 kVAR विच इज़ योर रिएक्टिव पावर। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज सेशन। तो यहाँ पर अभी सारे जितने न्यूमेरिकल हमने किए अभी तक सब सीरीज सर्किट के किए। अब एक न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहाँ पर पैरेलल सर्किट का। तो ये टू सर्किट्स द इम्पिडेंसेस आर गिवन बाय Z1 एंड Z2। यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दो इम्पिडेंसेस गिवन है विच आर 6 + j 8 और 8j एंड Z2 = 8 - 6j आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो बिहेवियर इसका होगा वो कैसा होगा, एकदम रेजिस्टेंस के जैसा। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2, अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो। आगे देखते हैं। इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज टू द कॉम्बिनेशन इज 100 वोल्ट देन फाइंड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ ईच ब्रांच। तो यहाँ पर पैरेलल ब्रांच है तो करंट डिवाइड होता है। सर्किट हमको फॉर्चुनेटली गिवन है, तो यहाँ पर क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो 100 वोल्ट से करंट आई शुरू हुआ, फिर वो इस नोड पे डिवाइड हुआ I1 में और I2 में। क्योंकि पैरेलल में है तो करंट डिवाइड होगा। तो Z1 में जो करंट है वो I1 है और Z2 में जो करंट है वो है I2। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट एंड PF ऑफ ईच ब्रांच। तो पावर फैक्टर हर इम्पिडेंस का अलग और करंट भी अलग क्योंकि पैरेलल में। तो यहाँ पर पावर फैक्टर भी फाइंड आउट करना है और करंट भी फाइंड आउट करना है। दूसरा, ओवरऑल करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन के लिए आपको इसका Z इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो Z इक्विवेलेंट बना के हम फिर पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और ओवरऑल करंट भी तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। तीसरा, पावर कंज्यूम्ड बाय ईच इम्पीडेंस। अब कंज्यूम की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कंज्यूम एक्चुअल पावर करता है वो केवल रेजिस्टिव एलिमेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो 6 + j8 में रेजिस्टिव एलिमेंट है 6 और 8 - j6 में भी रेजिस्टिव एलिमेंट यहाँ पर है 8। तो एक्चुअल पावर कंज्यूम जब बात करेंगे तो I² वाला R वाला फॉर्मूला लगा के आप इन रेजिस्टेंसेस को ही इंक्लूड करेंगे अपने कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, I1 की वैल्यू, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो दोनों को 100 वोल्ट सप्लाई होगा। तो अब अगर I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो V/Z1 फाइंड आउट कर लिया। V मालूम है, Z1 भी मालूम है, 10 एंगल -53.13 आ गया। फिर I2 की वैल्यू V/ यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये Z2 होगा। तो ये I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/Z2 विच इज़ 100 एंगल 0 डिवाइड बाई 8 - j6 विच इज़ 10 एंगल 36.9 डिग्री। फिर आगे देखते हैं दोनों के पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर देख रहे हैं, हालांकि साइन से भी समझ में आ रहा है कि एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो दोनों के पावर फैक्टर लीडिंग और लैगिंग आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर एक का एंगल है, यहाँ से एंगल आपको मिला था 53.13, यहाँ से आप पावर फैक्टर निकालोगे आएगा 0.6, यहाँ से पावर फैक्टर निकालोगे विच इज़ 36.9 डिग्री, तो यहाँ से पावर फैक्टर आ जाएगा 0.8। तो ये अब लैगिंग और लीडिंग कैसे हम पता लगाएंगे। तो आप एंगल में साइन देख लें, बस बहुत ईजी है। एंगल में माइनस साइन है मतलब लैगिंग पावर फैक्टर, एंगल में साइन प्लस है मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास I1 और I2 हैं तो I1 I2 को ऐड कर देंगे, KCL सिंपल। I1 और I2 को ऐड कर लिया तो I1 + I2 ऐड करने के बाद आपको मिल गया है 14.14 एंगल -8.13। तो एंगल को आप यहाँ पर इस पोलर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रेक्टेंगुलर में इन ऑर्डर टू ऐड दिस। अगर ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे, इसको A + IB और इसको भी A + IB की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर रियल से रियल को और इमेजनरी से इमेजनरी को
ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप, और लास्ट में फिर कन्वर्ट करेंगे रिजल्टेंट को पोलर में, तो आपको मिलेगा 14.14 एंगल माइनस 8.13 डिग्री। टोटल पावर फैक्टर हम फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, cos phi which is from the angle of total current which is minus 8.13, तो आ गया है 0.98 एंड माइनस के कारण लैगिंग। फिर पावर कंज्यूम बाय ईच इम्पिडेंस, तो अगर इसके लिए बात करें Z1 के लिए तो हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 की वैल्यू है 6, और Z2 के लिए बात करें तो I2 स्क्वायर R2, और R2 की वैल्यू यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर आ गया 600 वाट एंड 800 वाट रिस्पेक्टिवली। तो जितने भी सर्किट्स हमने यहाँ पर डेरिवेशन में स्टडी किए थे, लगभग सारे सर्किट्स पे हम न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर कर चुके हैं, और न्यूमेरिकल आप भी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।